साथियों, आज के टॉपिक के अंदर मैं 9th और 10th पर बेस्ड जितने भी फॉर्मूले हैं मैथ्स में, वो फॉर्मूले फटाफट रिवीजन करा रहा हूं और उन फॉर्मूलों पर बिल्कुल क्वेश्चन कैसे बनते हैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूं। तो खास तौर से मेरा फोकस रहेगा कि सेकंड ग्रेड में जो जो 9th-10th बेस्ड के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन किन किन फॉर्मूलों पर बेस्ड होते हैं और उन फॉर्मूलों को फटाफट कैसे अप्लाई करके और क्वेश्चन को सही कर लिया जाए। देखिए, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ 9th-10th में 10th की तरफ से। और 10th में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है किसका? सर्कल का। ठीक है, वृत्त का। अब फॉर्मूले भी पता है लेकिन सवाल कैसे आते हैं वो खास तौर से समझना पड़ेगा। जैसे सर्कल है, अब सर्कल के अंदर क्या क्या आता है? सर्कल के अंदर सबसे पहले वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, के चाप की लंबाई, वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दो संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, और इससे जुड़ी जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको खास तौर से इसमें ध्यान में रखना है। तो मैं पहले फॉर्मूले बता रहा हूं फटाफट। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर 1, ये है वृत्त का क्षेत्रफल, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या आपके पास गिवन होगी तो ये अंदर वाला एरिया आप निकालोगे। फिर दूसरी बात आती है वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस। तो परिधि हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, अब इसमें परिधि का मतलब क्या होता है? पूरी लंबाई होती है। अब आपको कि परिधि का तो आता है सूत्र में, सूत्र की बात नहीं है, वो सवाल पूछता है कि एक पहिया कितने चक्कर लगाए कि वो इतनी दूरी तय कर ले। तो पहिए के ये वास्तव में है क्या? ये पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, ध्यान रखना। फिर मैं बात करूं अगला वृत्तखंड के बाद। अब अगला टॉपिक आता है आपके, जैसे कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और मैं एक छोटा सा चाप ले लेता हूं, ये ए बी, और इस चाप की लंबाई आपके एल हो जाए, त्रिज्या आपके आर आ जाए और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में एंगल थीटा है। तो उस कंडीशन में आपके ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ध्यान रखना, इसको मैं ए से लिखता हूं तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये इसमें कौन सा? ये वाला एरिया आ जाएगा अंदर वाला। अब चौथा इसी में आता है इस त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, आर्क लेंथ। इसको हम कैपिटल एल से लिखेंगे और ये होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। ये मिस्टेक नहीं हो जाए, क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर थीटा 360 और यहाँ पाई आर थीटा 180, यानी कि देखो दो ऊपर नीचे हाफ हाफ कर दो। त्रिज्या आर स्क्वायर थी तो आर कर दिया, 360 था तो 180 कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है, इन पर सवाल आपस में घालमेल करके पूछता है। फिर मैं अगला पार्ट लेता हूं, ये चाप की लंबाई यहां से यहां तक थी भाई, ध्यान रखना, ये ए से बी, ये वाला ये चाप की लंबाई। फिर इसमें ध्यान रखना अगला आता है ए एल और आर में संबंध। ध्यान रखना, इस पर सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा है और कुछ नहीं है। ए क्या है? चाप की त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। एल क्या है? चाप की लंबाई। आर त्रिज्य खंड की त्रिज्या। तो सीधा सीधा ध्यान रखें आप, ए इक्वल टू 1/2 इंटू एल इंटू आर। इस पर इसने प्रश्न पूछा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे दे, आपको एल दे दे, आर निकालना हो, या इन्हीं में से कोई भी है। ये एक तरह से 1/2 आधार इंटू ऊंचाई की तरह है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर बात करूं मैं 6 संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब, जैसे एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, तो ये वाला एरिया इसके अंदर ये पूछता है, ध्यान रखना। तो इसमें जैसे ये अंदर छोटा वृत्त है तो मैं इसको स्मॉल आर लिखता हूं त्रिज्या उसकी, और बाहर वाला बड़ा है तो मैं उसको कैपिटल आर लिखता हूं।
सुविधा के लिए, ताकि संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो ये बड़े आर वाला क्षेत्रफल माइनस छोटे आर वाला क्षेत्रफल। और इसमें भी ध्यान रखना पाई कॉमन लेकर के नए वैल्यू डायरेक्ट मत पुट करना, इसमें वो आर और आर के मान ए से देता है, जैसे वो 4 और 3 दे दे तो आपको मतलब इस तरीके से हल नहीं करना है, मान रख के गुणनखंड कर लेना आर प्लस आर, आर माइनस आर, फिर वैल्यू पुट करना ताकि इसमें जल्दी से आपके सही आंसर तक आप पहुंच जाओ। तो ये आपके इसमें हो गया, आपके 6 फॉर्मूले आपको इसमें ध्यान रखने होंगे। फिर इसमें ये त्रिज्यखंड हो गया, चाप की लंबाई, ये सब हो गया। अब इसमें क्या बैठेगा, ये जो फॉर्मूले है इनको ये क्या करता है आपस में घालमेल करके पूछता। अब इसमें क्या होता है, कितनी बार थीटा का मान जो है वो गिवन नहीं होता है, ठीक है। तो थीटा के मान के लिए अब क्या करना है, जैसे एक सर्कल है और इस सर्कल में आपको मालूम है कि 12, 3, 6 और 9, तो इसमें ध्यान रखना जो मिनट की सुई है, ठीक है ना, इसके बारे में वो क्वेश्चन करता है कि मिनट की सुई देखो आप यहां से यहां तक आएगी, यानी अपन कह सकते हैं कि 90 डिग्री पर वह कितना लेती समय, 15 मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो कितना समय लेगी, 90 डिग्री बटा 15, यानी कि 1 मिनट में जो समय लेगी वो 15 छंग यानी कि 6 डिग्री, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न आता है कि वो 5 मिनट में बनाया गया त्रिज्यखंड, 10 मिनट में बनाया गया त्रिज्यखंड, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर एक कॉन्सेप्ट और आता है इसमें, वो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, जो त्रिज्यखंड है उसी से बनता है, क्योंकि वृत्तखंड जो बनता है, ध्यान रखना, ये वृत्त, ये त्रिज्या R1 और R2, और वृत्तखंड जो बनता है ये नीचे वाला पोर्शन ये है। तो त्रिज्यखंड से हमेशा वृत्तखंड का क्षेत्रफल कम होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख दो 360 और माइनस r² sin थीटा कर दो, ये आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आ गया। ये जो जरूरी चीजें त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित अवधारणाओं पर आधारित फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, इन पर एक ने एक सवाल वो पूछता ही है और सबसे इजी है। इसका क्वेश्चन आप अगर फॉर्मूले याद करके जाते हो तो आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है सर्कल से संबंधित कॉन्सेप्ट वो है टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा से जुड़े हुए। तो जो जिस पे प्रश्न बनते हैं मैं वो ले रहा हूं। देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें ये आता है कि जैसे कोई एक सर्कल है, अब इस सर्कल की एक कोई टेंजेंट है इस प्रकार से, ठीक है, और दूसरी इसकी छेदक रेखा है, सेकेंड लाइन, मैं इससे लिख देता हूं पी टी, और जहां से छेद कर रही है मैं इसको इस ए और बी नाम दे दूं। तो यहां आपको ध्यान रखना होगा सीधा सीधा पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, एक फॉर्मूला तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सीधा सीधा ध्यान रखना, इस पर प्रश्न बनता है। फिर मैं एक सर्कल दूसरा लेता हूं, ये एक सर्कल है और इसमें अगर कोई दो रेखाएं यानी दो जीवाएं एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट करें, जैसे मैं लिख देता हूं इन जीवाओं का नाम ए बी और ये सी डी, जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को मैं नाम डाल रहा हूं पी। तो उस केस में सीधा सीधा ध्यान रखना, ये पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी बनेगा। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिक मतलब इस तरीके से आपको दो दे दिए तो बाकी कैसे निकालो, तो सीधा तरीका ध्यान रखना पड़ेगा, ये दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। ये जीवा से संबंधित खास फॉर्म है जो आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन में ये ए बी सी डी जो चारों बिंदु है ये एक वृत्त पर स्थित होंगे और इसका विलोम भी होगा। अगर पी ए पी बी पी सी पी डी ये इसमें इक्वल है अगर, तो ये ए बी सी डी चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होंगे। उल्टा विलोम भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, जैसे मान लो एक सर्कल है और इस सर्कल पर
जो टेंजेंट की सामान्य विशेषताएं हैं ये तो आपको पता ही होगा कि इस पर केवल बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और वो स्पर्श रेखा, वो टेंजेंट हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, दूसरी बात इसी में मैं चेंज कर दूं कि अगर एक स्पर्श रेखा और किसी बाह्य बिंदु से, यानी अगर बाह्य बिंदु की बात करें तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, पी ए और पी बी। ठीक है, और हमें ये पता है कि ये लंब होती है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना ये पी ए इक्वल टू पी बी, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इस पर भी क्वेश्चन इसने पूछा है, एक इस प्रकार से स्पर्श रेखा और डाल करके और इस त्रिभुज का परिमाप पूछता है, या कोई भी नाम डाल दो सी डी, तो इस त्रिभुज का परिमाप पूछता है तो वो बिल्कुल इस स्पर्श रेखाओं के बराबर होने वाले नियम पर आधारित है, कुछ भी नहीं। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, सर्कल की बात ही आ रही है तो ये तो हो गई स्पर्श रेखाओं वाली बात। अब इसमें अगर सर्कल है, एक सर्कल ये है और इस सर्कल में जैसे मैं अगर अर्धवृत्त लेता हूं तो अर्धवृत्त में ध्यान रखना बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, कोई विशेष बात है नहीं, सभी जानते हो आप। ठीक है, ये इसका व्यास है वो मान लो। और दूसरा, अगर मान लो एक सर्कल है और इसमें अगर कोई भी एक जीवा कोण ले लेता हूं तो एक जीवा के एक तरफ बनने वाले सभी कोण बराबर होते हैं, यानी यूं कह सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी आपके वो सवाल में पूछ सकता है। इसके अलावा जैसे एक सर्कल है और इस सर्कल में किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। इट मीन्स ये अगर x है तो हमेशा हमेशा ये 2x बनेगा। ये डायग्राम कितनी बार डीजेनरेट हो जाता है, जैसे इसको आप पी क्यू नाम दे दें, इसको ए नाम दे दें, तो ये ए बिंदु जैसे मान लो ये पी क्यू तो यहीं पर है। ठीक है, लेकिन अगर ये ए बिंदु यहां आ गया तो उस कंडीशन में ये इस तरीके से बन जाएगा डायग्राम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हम बात करें, जैसे आपके पास में एक सर्कल है, इस सर्कल में अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, देख लीजिए ये। ठीक है, और ये इसकी स्पर्श रेखा है। तो सीधा सीधा ध्यान रखना, अंदर वाला ये वाला जो एंगल है जिसको मैं x नाम दूं, तो ये वाला एंगल भी x होगा, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से उधर से भी अगर ये वाला एंगल y है, डबल कर दूं मैं, तो ये वाला एंगल भी y होगा, एकांतर वृत्तखंड के कोण। ठीक है, नहीं, ये ध्यान रखना पड़ेगा, इस पर भी सवाल बना है। इसके अलावा जैसे एक आध और कॉन्सेप्ट है कि समान दूरी पर जो जीवाएं होती है केंद्र से, वो लंबाई में समान होती है। जैसे ये ए बी सी डी और यहां से ये इस तरीके से ये लंब है, तो अगर ये ओ पी और क्यू है, अगर ये ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है तो ये जीवाओं की लंबाई भी समान होगी। ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे एक सर्कल है, जनरल कॉन्सेप्ट है जो छठे सातवें आठवें में आता है, बिल्कुल वो ले लिया मैंने ताकि ये छूटे नहीं कोई भी। जैसे एक जीवा है ये आपके ए बी, और इस जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जो है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, ए पी इक्वल टू पी बी। ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो आपस में इनके रिलेशन से भी हम सवाल कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें, ये रीट वाले भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो रीट वाले भी ध्यान रखना, रीट वालों के लिए बहुत काम की चीजें हैं। तो ये इसमें काम आ रहा। एक आता है चक्री चतुर्भुज। ठीक है, जैसे ये है सर्कल, ये इसके अंदर सारे की सारी भुजाएं अंदर की तरफ, यानी कि इसके ऐसा चतुर्भुज जिसके सारे शीर्ष किसी वृत्त को अंदर की तरफ से स्पर्श करें। देखिए ए बी सी और डी, तो उस केस में इनके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ये सम्मुख कोण यानी कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 और कोण बी प्लस कोण डी
बराबर भी 180। तो ये चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। फिर इसके अलावा जिसे और कुछ बचा हो तो लगभग इसमें वृत्त वाली जो चीजें मैंने इसमें डाल दी है। अब मेरे को लग रहा कि इससे बाहर यूँ तो बहुत सारी हो सकती है, अंतर्गत वृत्त है, परिगत वृत्त है, तो ये वापस 11th-12th का बेस आ जाता है, क्योंकि अंतर्गत वृत्त, परिगत वृत्त, ठीक है, और इससे जुड़े जो वृत्त है उनके त्रिज्याओं में भी संबंध वाला है। तो वो मैंने 11th-12th का जो ट्रिग्नोमेट्री है मैंने उसमें लिया इस पार्ट को, आप उसमें देख सकते हो। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो 10th क्लास का, वो है समरूप त्रिभुज से संबंधित। सीधा सीधा समरूप त्रिभुज से संबंधित प्रश्न बनाए हैं हर बार सेकंड ग्रेड के अंदर। देखिए इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको थेल्स प्रमेय को ध्यान में रखना है। क्या है थेल्स प्रमेय? बहुत बड़ी बात नहीं, नाम भले बड़ा हो सकता है। देखिए अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है और आपके तो सीधा सीधा जो प्रश्न बनता है मैं वहां से बात कर रहा हूं। एक त्रिभुज आपके ऐसा होगा और इसमें कोई न कोई बीच में एक लाइन होगी जो इसको इसके पैरेलल होगी। इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। अब इसमें डी और ई, एक जो लाइन है डी ई, हमेशा ही ध्यान रखना जो डी ई बनेगी वो समांतर बनेगी बी सी के। जैसे ये समांतर बनेगी तो ये त्रिभुज आपके ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी ई के। बस ये समांतर वाली शर्त लागू होनी चाहिए। सवाल में तुरंत देखना कि कोई एक भुजा दूसरी के समांतर है और त्रिभुज वाला मामला है तो वहां पर दो त्रिभुज समरूप होंगे। अब जब ये बात लागू हो जाती है तो आपको यहां पर एक फॉर्मूला यूज करना है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। सीधा सा AE अपॉन EC, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। चारों में से 3 दे रखी होगी, एक फाइंड करनी होगी। 2 सेकेंड का काम है खाली, कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला इस रूप में नहीं, ये इस फॉर्मूला इस रूप में भी लागू होता है। जैसे AD अपॉन मैंने पूरी दूरी ले ली AB, AD अपॉन पूरी, तो इधर भी आपको AE अपॉन AC पूरी ले लेना। फिर थर्ड और भी हो सकता है, आप इधर BD अपॉन AB कर सकते हो, तो उधर भी आपके EC अपॉन पूरी हो जाएगी AC। ये तीनों ही रूप काम आ सकते हैं और इन्हीं को आप रिवर्स भी कर सकते हो। ये सभी आपके थेल्स थ्योरम के अलग अलग रूप हैं। सवाल आपके इस पर बनता है तो आपको इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आपके सही हो जाएगा, ठीक से अगर याद रखते हो तो। फिर बात करूं मैं, जैसे आपके एक त्रिभुज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं चीज लेकर के आया हूं। शायद ये चीज आपने पढ़ी या न पढ़ी, मैं बता रहा हूं। एक त्रिभुज है ABC। अब यहां पे क्या है कि इस BC को एक से इस कोण को, कोण A को समद्विभाजित करती है अगर कोई लाइन, यानी ये कोण दोनों बराबर हो जाए, कोण 1 और कोण 2 अगर बराबर हो, इसको अगर समद्विभाजित करें तो सीधा सीधा ध्यान रखना है कि BD अपॉन DC इक्वल टू बन जाता है AB अपॉन AC। कितनी खास बात है देख लीजिए, इस पर सवाल बना सकता है, वो ध्यान रखना। और ये चीज आपको 10th की बुक में मिलेगी, 10वीं की जो समरूपता वाला जो चैप्टर है उसके अंदर ये बात मिलेगी, ठीक है। यूं तो समरूपता वाले बहुत सारे फॉर्मूले और भी हैं, ठीक। लेकिन अब मैं इसी में जो नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूं क्षेत्रफल से संबंधित, ठीक है, वो क्या है। जैसे आपके एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक है।
मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज में ले लेता हूं दूसरा, कुछ भी नाम डाल दो, पी क्यू आर। सवाल में साफ साफ लिखा होगा कि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, अब जब दो त्रिभुज समरूप है तो सीधा सीधा जो आपके प्रश्न बनता है वो क्या बनेगा, इनके क्षेत्रफल से संबंधित। अब यहां पर क्षेत्रफल से संबंधित इसमें लगभग तीन नहीं 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, 4 कैसे है, तो 2 ही है लेकिन मैंने इसको 4 बना दिया है। कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू, इसकी आप कोई भी एक भुजा ले लें, ए बी स्क्वायर अपॉन जो भुजा इधर की ले रहे हो वही आपको इधर लेना है। फिर इसी में आगे बढ़ा दो आप, इधर अगर आप ए सी स्क्वायर लेते हो तो इधर आप क्यू आर स्क्वायर पी आर इसको ले लो, और अगर इधर बी सी स्क्वायर लेते हो तो इधर आप ले लो क्यू आर स्क्वायर। ये आपके समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होंगे। अब इसमें एक फॉर्मूला और है, अगर आप इसमें लंब डाल दें, ध्यान देना, जैसे L और M, तो उस कंडीशन में ये क्षेत्रफल ए एल स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर के इक्वल भी होगा। इस पर आपके प्रश्न बनता है 10th में से, क्योंकि समरूप त्रिभुज वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो ये आपको समरूप त्रिभुज से संबंधित मेन एरिया वाला मामला है जो आपको इसमें ध्यान में रखना होगा। अगला जो पार्ट है 10th क्लास का वो है ऊंचाई और दूरी वाला, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि उन्नयन और अवनमन कोण। इसका एक सवाल आपके आता ही है सेकंड ग्रेड में। तो देखिए इसमें सिस्टम क्या है थोड़ा देख लो आप पहले। तो जैसे 2 चीजें हैं, मैं यहाँ 2 डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, एक तो जैसे ये हो गया और दूसरा हो जाएगा सेम ऐसे ही ये वाला। अब दोनों में फर्क क्या है, देखिए यहां पर एक एंगल थीटा है, ठीक है, और यहां क्या है कि जो ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, वो आपके यहां से ऊपर देख रहा है, तो उस समय ये कहलाएगा आपके एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, उन्नयन कोण। और जब यहां इस पे तो होगा आपका कौन, ऑब्जर्वर प्रेक्षक, और यहां कोई होगी ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट यहां होगा और यहां से ऊपर से कोई देखेगा ऑब्जर्वर, ठीक है ना, यहां ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट कर दो, ये नीचे होगा और यहां से वो कोई इस प्रकार से देखेगा नीचे की तरफ, तो यहां बनेगा अवनमन कोण। ठीक है, ये दोनों उन्नयन और अवनमन का आपको अर्थ समझ लेना है। अब मैं डायरेक्ट सवाल पे आता हूं। ठीक है, सवाल कैसे बनते हैं इसके ध्यान रखना। उन्नयन और अवनमन कोण वाले सवाल जैसे ही आए, आप आंखें बंद करके आप एक नीचे सरफेस लेवल पे एक लाइन पहले ही बना दें आप, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि वो या तो पूछेगा वो ऊंचाई, या पूछेगा दूरी, या पूछेगा सीधी दूरी जिसको अपन कैपिटल डी लिख रहे हैं, और या फिर एंगल पूछ लेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको एक तो याद रखना है हमेशा हमेशा टेन थीटा जो लंब बटा आधार, ऐसे ही कोट वाला भी पूछ सकता है, आधार बटा लंब, तो ये दोनों एक ही बात है। और जब कभी कर्ण वाली बात आए
तो आप एक तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण और एक कोस थीटा इक्वल टू आधार डी कर रखा ना बटा कर्ण, ये याद रख लें आप। सारे सवाल इन्हीं से बनेंगे। जैसे मैं एक बात कहूं, एक सिंपल सा सीधा सवाल लूं कि किसी समय सूर्य का उन्नतांश कोण क्या होगा या उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो। यानी ये आपके खंबा है, ठीक है, ये उन्नतांश कोण मान लेते हैं सूर्य का, ठीक है, और ये 90 डिग्री हमेशा बनेगा। तो छाया तो हो जाएगी चलो x, और ऊंचाई भी अपन मान लेते हैं x क्योंकि ये समान है, ठीक है। तो जब कभी ये दोनों समान आए तो मैं वैसे तो सूत्र से करा रहा हूं टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, लेकिन छाया और ऊंचाई दोनों बराबर है तो देख लीजिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है ना। ये ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि जब कभी छाया और ऊंचाई बराबर हो तो आपको ध्यान रखना ये 45 डिग्री कोण ही होगा। दूसरा, अगर ये वाला कोण 45 है तो हमेशा आधार और ऊंचाई बराबर ही होंगे, ठीक है। अब मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूं इसी का, और एग्जांपल ये है कि एक पहाड़ी है, उस पहाड़, देखो अब जैसे मैंने सवाल लिया तो मैंने कहा था ना कि आपको सीधा सीधा पहले बेस बना लेना है, और एक पहाड़ी की ऊंचाई जो है ये कह रहा है कि 60 मीटर है, सपोज 60 मीटर, ठीक है, पहाड़ी की ऊंचाई ये ले ली। अब ये कह रहा है कि एक मीनार और है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उस पहाड़ी की चोटी से और मीनार की आधार से जो अवनमन कोण है वो सपोज अपने ले लो 30 और 60 डिग्री। तो देखिए अब अवनमन की बात आए ना, तो मैंने उन्नयन में ऐसे लिखा लेकिन लिखा ही नहीं, तो अवनमन में क्या करना, आपको कोण ये वाला लेना है थीटा, ठीक है। केवल डायग्राम में चेंज होगा, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ये कोण भी थीटा होगा एकांतर कोण से। तो उस कंडीशन में यहां आपको h निकालना है, तो देखो ये इस तरीके से बनेगा, और ये आपके अवनमन कोण है, तो ये पहाड़ी की चोटी से तो ये कोण जो है अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, और मीनार के आधार से, मीनार का आधार यहाँ पर है, तो यहां से अवनमन कोण जो ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, हमारा काम हो गया। देखो डायग्राम बना लिया, ये 30 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 60 है तो ये 60 डिग्री होगा। अब अपने को h निकालना, हम यहाँ पर 2 बार इसको यूज कर लेते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, 30 वाला ले लेता हूँ, 30 लंब, यानी कि ये पूछ रहा है, वैसे ये पूरा 60 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कितना होगा, इतना, ये आपके 60 माइनस h हो जाएगा, तो ये 60 माइनस h अपॉन आधार आपके ये कोई भी मान लो, जैसे x मान लिया, ठीक है, तो ये x मान लिया। 30 क्या होता 1 अपॉन √3 60 माइनस h अपॉन x, तो ये हो जाएगा आपके x इक्वल टू √3 60 माइनस h। खाली एक एग्जांपल से बता रहा हूं, तरीका ध्यान रखना, ठीक है। ये काम करने में कोई देर नहीं लग रही है। अब आप दूसरी बार डायरेक्ट tan 60 का लगा ले, तो ये tan 60 बराबर ये क्या होता है लंब, तो अब इस बार ये लेना पड़ेगा समकोण त्रिभुज पूरा वाला, तो लंब तो हो गया अभी कितना 60 अपॉन आधार आपके x से tan 60 √3 है, तो ये क्या हो जाएगा √3 60 बटा x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x √3 बराबर 60। ये x आप यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है, ये x यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आपके क्या हो जाएगा 60 बराबर x की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ √3, ठीक है, और फिर अंदर ये x की वैल्यू पुट की, ध्यान रखना, तो √3 और 60 माइनस h
और 1√3 पहले से ही आपके बैठा हुआ बार, तो देखिए ये हो जाएगा 3, 60 माइनस h बराबर 60। 3 से काट दो इसको, कितनी बार कट रहा, 20 या 60, तो ये 60 माइनस 20 बराबर h, तो ये h बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री। कितना कॉन्फिडेंस से मैंने इस सवाल को किया है आप देख लीजिए। ये बात नहीं है कि मैंने कर लिया जो मतलब मेरी बड़े, ये नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कर सकते हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ दोनों, अच्छा आपके जो सवाल आएगा वो 2 कोण वाला ही आएगा, ठीक है। तो आपको पहाड़ी बनानी है ऊंची, मीनार बनानी है छोटी, ध्यान रखना, ठीक है। टावर बोलते हैं इसको, तो टावर। तो यहाँ केवल दोनों ही पर आपको tan का लगाना फॉर्मूला, और इसमें से एक चीज जो आधार दोनों में कॉमन आएगा आप उसका विलोपन करके h का मान निकाल लें। आपके उन्नयन और अवनमन कोण का एक सवाल आएगा, आप बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं, कहीं भारी काम नहीं होगा। अब अगला जो एक क्वेश्चन आता है वो आता है 10th लेवल का 2D का कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति का। तो देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूले आपको ध्यान में होंगे, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है एक डिस्टेंस फॉर्मूला वाला, जिसमें जैसे ए के कोऑर्डिनेट आपके x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट आपके x2 y2 है, तो सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा ले आप, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का रूट, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। फिर इसमें ये तो खैर कॉमन फॉर्मूला है, लेकिन जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है खास तौर से विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है, जैसे आपके कोई एक लाइन है, ये वाली लाइन मान लो, चलो यही मान लो ये भी, और इस लाइन को कोई बिंदु R जिसके कोऑर्डिनेट x y है जो आपको ज्ञात करने हैं, ये अगर m1 और m2 अनुपात में बांटे तो उस कंडीशन में r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए, तो मैं आपको लिखना बता रहा हूं, बिल्कुल इजी तरीका। आप क्या करें, x का मान तो लिखें ऐसे, mx प्लस mx अपॉन m प्लस m और my प्लस my अपॉन m प्लस m, ठीक है। अब ये पूरा नहीं हुआ है, अब इसको पूरा करने के लिए 12, 21, 12 और 12, 21, 12, मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आप याद रख लें। अब इसका सवाल जो बनता है वो कैसे बनता है, ये अगर कहता है कि जैसे यही लाइन है आपके और ये लाइन क्या है इस प्रकार से, सपोज मैं मान लूं कि इस लाइन ए के कोऑर्डिनेट है -1 और 1 और बी के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं 5 और 7। अब ये कह रहा है कि एक लाइन है आपके ये वाली जो इसको किसी बिंदु R पर काट रही है, और इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई बराबर 4। ये लाइन इस ए बी को किस अनुपात में बांटती है, ये इसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। हम इसमें m1 m2 की जगह λ/1 ले लेंगे सुविधा के लिए। तो अब हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो इसके अंदर, तो लेमड़ा निकालना अपने को, तो m1, ठीक है, देखो m1 यानी कि लेमड़ा, फिर x2 यानी कि 5, ठीक है, फिर प्लस और फिर क्या रहा है m2 यानी कि 1 और फिर ये x1 -1, ये इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा, और नीचे हो जाएगा λ+1, ठीक है। फिर सेम ऐसे ही m2 y1, तो ये 5, ठीक है, 5 क्या 7 लेमड़ा और यहाँ प्लस ही रहेगा, तो m2 1 और ये y1, तो ये 1 हो जाएगा और नीचे λ+1 बन जाएगा। आ गया समझ में। अब ये कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेट किसके हैं, ये कोऑर्डिनेट अपने किसके है, r क्या है, ये r आप
क्योंकि इस x प्लस वाई लाइन पर भी है, आप इस पर पुट कर दीजिए। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x तो हो जाएगा आपके 5 लेमड़ा माइनस 1 लेमड़ा प्लस 1 प्लस 7 लेमड़ा माइनस 1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1 4। तो ये 7 और 5 12 लेमड़ा माइनस 2 बराबर 4 लेमड़ा प्लस 4, 12 में से 4 गए 8 लेमड़ा और 2 उधर भेज दिए 6। तो ये लेमड़ा इक्वल टू क्या आया? यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है, 4 और 3 क्यों आ रहा है? यहाँ मुझे लग रहा है इसमें मिस्टेक करी है। क्या मिस्टेक करी? m1 यानी कि लेमड़ा, फिर y2, तो y2 7, क्लियर। फिर हाँ देखो, ये गलती कर, ये माइनस है ही नहीं, प्लस है। मैंने पहले बोला था माइनस पहले लगा दिया, तो ऐसा करने से ये हो जाएगा यहाँ +1, ठीक है। और तो मिस्टेक नहीं करी। फिर m2 और y1, तो 1 और 1, ठीक है। तो ये 1 आ रहा है, तो यहाँ पर +1 बन जाएगा, +1 बनेगा तो 7 और 5 12, ये तो सही है। और 1 और 1 0 हो जाएगा और ये चला जाएगा उधर, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये पूरा खत्म, ठीक है। तो उधर केवल 4 बचेगा। देखो हो गया ये, जरा सा चुके तो ये अपन उड़ जाते हैं 1/2, यानी कि कुल मिलाकर के ये λ/1, तो ये कितना हो गया? 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। लेमड़ा का मान 1 आ गया, ठीक है, 1/2, तो ये 1:2 हो जाएगा। तो बस ऐसा क्वेश्चन आपके पूछा है पिछले वर्षों के, आप पेपर उठा के देख लीजिए। कोऑर्डिनेट में इनसे बाहर कोई फॉर्मूला नहीं जाता, कोई सवाल नहीं जाता है। फिर कितनी बार क्या होता है कि जैसे एक समांतर चतुर्भुज आता जाए, ठीक है, और इसमें वो इनके कोऑर्डिनेट दे रहा है, मान लो इनके, और इसमें से जैसे यहाँ 1 2 3 4 और 1 -1 और यहाँ 2p दे देता है। तो ये कह रहा है कि p का मान क्या होगा। हम इसमें क्या करेंगे, हम मतलब इसको और इसको मिला देंगे और मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। मध्य बिंदु पहले इससे भी निकाल लेंगे, फिर इससे भी निकाल लेंगे, और दोनों क्योंकि एक ही बिंदु पे काट रहे हैं, इक्वल कर देना, p का मान आ जाएगा। मिड पॉइंट क्या होता है? x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो इसमें आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 10th का 2D का सवाल बस इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अच्छा, एक बात और रह गई, यहां मैंने प्लस प्लस लगा दिया। ध्यान रखना, सवाल में वो अगर माइनस भी कर सकता है, ठीक है, मतलब वो कहेगा कि ये तो अंत विभाजन का मामला था। अगर वो कहे कि बाह्य विभाजन है, एक्सटर्नल डिवाइड करती है लाइन, अगर इसको, तो कैसे निकालोगे? आपको ये जो प्लस थे चारों, इनकी जगह माइनस कर लेना। अब एक बात तो बताना चाहूंगा मैं, यहां आप जैसे ये लेमड़ा निकालोगे, इस मेथड से निकाल लिया, सवाल में कहीं पर भी कोई क्लीन दे रखा है कि ये एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है या इंटरनल, कुछ भी नहीं दे रखा, केवल ये कहता है कि डिवाइड कर रहा। अब आपने पहले प्लस मान के कर लिया, ये अनुपात आ गया, लेकिन आपको अगर ये आंसर उसमें ऑप्शन में नहीं दिखे, इसका मतलब तुरंत आपको इसको माइनस लेकर के सोल्व करना है, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन 3D का अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर या पिछले सेकंड ग्रेड में किसी में एक में पूछा है। उसमें कोई हिंट दिया कि वो इंटरनल या एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, केवल उसमें जो वैल्यू आई थी वो उसमें थी नहीं। तो वो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं, तुरंत आप माइनस करके बी करें, उससे आंसर आ जाएगा। ये जो मैं ले रहा हूं, ये वाला 10th क्लास का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो है आपके शांत और अशांत दशमलव वाला, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वाला। देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही है, और मैंने यहाँ पर जो लिख दिया है, आपको कैसे पता लगाना है, सीधा सीधा तरीका बता रहा हूं। मैंने यहाँ 3 संख्याएं लिख दी, लेकिन पहले बता दूं मैं आपको कि शांत और अशांत का पता कैसे लगेगा। अगर सीधी सीधी बात, किसी भी संख्या यानी कि भिन्न मान लो, भिन्न में हर
हम 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में लिख सकें तो ये हमेशा ही शांत दशमलव कहलाएगी। सीधी सी बात, ठीक है। और अगर इस फॉर्म में नहीं है, इन 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आती है तो वो क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूं, अन्यथा अशांत आवर्ती वो शांत नहीं होगी, बार बार चलती रहेगी और कुछ डिजिट से उसके बाद में फिर से रिपीट होती जाएगी, ठीक है। ये दोनों चीजें आपके दिमाग में आ गई है। अब मैं इस पहली संख्या की बात करूं तो यहां आप देख लो, अगर हर को शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सके, मतलब 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में हो, तो यहां देख लीजिए क्या होगा। ध्यान रखना, ये जो 7 आ रहा है यूनिक देखते ही आप लिख दो। ये जो 441 जो है ना, ये होता है 21 इंटू 21, ठीक है। तो ये 21 इंटू 21 तो आपके 7 इंटू 7 से कट जाएंगे, तो ऊपर केवल 9 बचेगा और नीचे ये 7 रिमूव हो जाएगा, खाली 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 7 ही बचेगा और इसलिए ये शांत दशमलव है। बहुत ही सावधानी बरते इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा एक बात, ऊपर कुछ भी हो, ऊपर अंश में क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल आपको हर को देखना है जो 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में लिखी जा सके। सेम आप इसमें पता लगा सकते हो, यहाँ कोई कट नहीं रहा तो ये शांत हो गई। और ये इसमें अगर देखो तो मैंने कहा ना, ऊपर वाली संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे ये बन रहा है 5 पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 0.5, तो ये इस रूप में आ रहा है, तो ये भी आपके शांत दशमलव कहलाएगी, ठीक है। और ये भी शांत दशमलव है, यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए और वो संख्या ऊपर वाली संख्या से कटे नहीं, ये देख लेना, तो वो शांत हो जाएगी, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा अगर है कोई तो वो अशांत कर देगी, ठीक है। बस 2 और 5 के रूप में होने चाहिए हर, ये तो आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें एक दो चीज और है जो मैं आपको बताता हूं। इन संख्याओं को देख रहे हैं आप, एक क्वेश्चन आपके इस पर बेस्ड आता है, जब बार लगा होता है तो उसको किस तरीके से P अपॉन Q के रूप में लिखा जाए। देखिए बस इनसे बाहर कोई संख्या नहीं जाती है और मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, सीधा सीधा। जैसे पहला है 0.3 बार, आपको इसको लिखना है डायरेक्ट ही 3/9, यानी कि 1/3। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी ही उसके नीचे 99 लगा दें। जैसे यहाँ 0.47 बार है तो आप इसको लिखेंगे 47/99। कट रहे हो तो काट देना, नहीं तो यही आंसर है। अब आपकी थोड़ी चेंज हो गई है, तो देखो थर्ड वाले को मैं ले लेता हूं। ये थर्ड वाला 1.27 और इसके ऊपर बार है। अब आपको इसमें क्या करना है, सीधा सीधा इसको 1 + 27/99 कर देना है। तो ये क्या हो गया, 99 + 27/99 प्लस कर लीजिए 9 7 16, 9 2 11 1 12, 99, ये 3 से कट रहे, काट देना, यही आंसर है। फिर चौथा जो आ रहा है इसमें देख लीजिए सेम वही काम, 1.235 और यहाँ 35 के ऊपर बार है, तो आप इसे सीधा सीधा 12 + 35/99 कर दे आप। बस उसके बाद सेम इसी पैटर्न पे सोल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा। देखो 92 108 और ये 1223 के यार कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये इसमें आपके इसका एक क्वेश्चन उसने सेकंड ग्रेड में हमेशा ही पूछा है और सबसे इजी, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। तो ये पैटर्न आप याद रखें, चाहे मान लो अगर जैसे
3 4 5 6 आ गया और इसके ऊपर बाहर है, तो कुछ नहीं करना, जितनी संख्या लिखी है सभी को एज इट इज लिख दो और जितने पर बाहर है उतने 999 कर दो नीचे, बस। ये आपके फ्रैक्शन में बदल लिया अपन ने P1 के ग्रुप में। ये पैटर्न आप जरूर याद रखें, आपका क्वेश्चन एक सही हो जाएगा। आखिर 2 नंबर का मामला है।